थाईलैंड के ब्लैक मार्केट में मैंने एक महिला की पीठ पर अपनी बेटी जैसा टैटू देखा। वो जन्म तिथि मैंने ही उसकी पीठ पर गुदवाई थी। मैं आगे बढ़ा और कहा कि मुझे वो औरत चाहिए। मैंने 2 गुने पैसे ऑफर की। वो हंसकर बोला, 2 गुने? खुद को बड़ा समझते हो? पैसे की फिक्र मत करो। अंग्रेजी समझ नहीं आती, वो बिकाऊ नहीं है। तुम्हारी जान और पैसे दोनों कौड़ियों के हैं। तुम मौत को बुला रहे हो, अब क्या करोगे? वो जोर से हंसा और उसे तहखाने में मरने के लिए फेंकने का हुक्म दिया। तुम उसे नहीं ले जा सकते। मेरे सहायक को थप्पड़ मारकर गिरा दिया गया। उसके मुंह से खून बहने लगा। 2 आदमी उस महिला को बाजार के अंदर घसीट ले गए और वह राक्षसी मालिक चला गया। मैं दौड़कर अपने सहायक को उठाने गया, फिर धीरे धीरे उस दिशा की ओर देखा जहां वे लोग गए थे। वह महिला कुछ छुपा रही थी और वह विदेशी कमीना इसकी कीमत चुकाएगा। होटल लौटकर मैंने डेविड को, जो एक निजी जासूस है, फोन किया और उसे सब कुछ पता लगाने को कहा। मार्क, उस महिला को ढूंढो, जो भी करना पड़े उसे मेरे पास ले आओ। मेरा दिल मेरी पसलियों से टकरा रहा था। वे नंबर मेरी बेटी की जन्मतिथि थे। भागते समय मैंने खुद सुई और राख से उसकी कमर पर निशान बनाया था। सालों बाद जिया की सबसे अमीर महिला बनी तो टैटू हटवाना चाहा, पर डॉक्टर ने कहा वह बहुत गहरा है। स्याही त्वचा की गहराई तक थी। तब मैं समझ नहीं पाई कि वह ऐसा क्यों दिखता था। अब जवाब मिल गया है। उस महिला की पीठ का निशान वही था जो मैंने सालों पहले बनाया था। मेरी बेटी का निशान नकली था। किसी ने उसे कॉपी किया था, यानी मेरी असली बेटी सालों पहले बदल दी गई थी। 20 मिनट बाद मार्क का फोन आया। वे उसे बाहर ले आए हैं। ब्लैक मार्केट मालिक ने पुलिस बुला ली और भ्रष्ट पुलिस ने सड़कें घेर ली हैं। मुझे पानी के रास्ते निकलना होगा, उसे जिंदा रखना। जी बॉस, मैं प्राइवेट जेट का इंतजाम करूंगा जो अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र से घर जाएगा। मैं बख्तरबंद गाड़ी से घाट की ओर बढ़ा और भूमिगत दृश्यों को याद करने लगा। उस महिला की जीभ नहीं थी और उसके हर हाथ पैर के नाखून उखाड़ दिए गए थे। किसने मेरी अपनी बेटी को चुराया और उसे इस हालत तक पहुंचा दिया? लंबे 10 मिनटों के बाद मैं आखिरकार घाट पर पहुंच गया। मार्क पहले ही अपने आदमियों के साथ डेक पर था और डॉक्टर उस महिला को एड्रेनालिन का इंजेक्शन दे रहा था। उसकी हालत नाजुक थी, गंभीर कुपोषण, कई हड्डियां गलत तरीके से जुड़ी हुई थीं। उसकी आवाज की नलियां रसायनों से जला दी गई थीं। सबसे बुरा यह था, खून संक्रमित था। मैंने चेहरा छूना चाहा पर वो सहमी। उसके गले से खरखराहट हुई। बेहतरीन इलाज और उपकरण इस्तेमाल करो, उसे हर हाल में बचाओ। जी मिस। याच लहरों को चीरती हुई खुले समुद्र की ओर बढ़ गई। पूरी रात डेक पर रहने के बाद सुबह डेविड का फोन आया। बॉस, लूसी को 9 साल की उम्र में तेज बुखार हुआ था। तब आप विदेश में थीं और टॉम उसे अस्पताल ले गया था। रिकॉर्ड्स के मुताबिक बुखार के बाद लूसी का ब्लड ग्रुप बदल गया, जिसे अस्पताल ने लैब की गलती बताया। पर रिपोर्ट साइन करने वाला डायरेक्टर अगले ही महीने परिवार समेत विदेश भाग गया। टॉम, यह वही था। उसी ने मेरी बेटी को बदल दिया था। मैंने फोन काटा और स्ट्रेचर पर लेटी महिला के पास भागी, उसके सूखे चेहरे को छुआ। टॉम, तुम जानवर हो। तुमने मेरी बेटी को किसी और औरत के बच्चे से बदल दिया। तुमने मुझे उस बच्चे को लाड़ प्यार से पालते और जान देकर उसकी रक्षा करते देखा, जबकि मेरी अपनी बेटी परदेश में बदहाली में जी रही थी। टॉम, मैं तुम्हें सजा दूंगी। मैंने सहायक को कॉल कर कल सुबह 9 बजे इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग बुलाने को कहा। साथ ही टॉम की कंपनियों से सारे वित्तीय रिश्ते तुरंत तोड़ दो। 3 दिन में वह मेरे घुटनों पर भीख मांगे। जी मिस अन्ना। याच लहरों को चीरती हुई जा रही थी। मेरा गुस्सा उस शहर की ओर ले जा रही थी जिसे अब उलट पुलट होने वाला था। इंटरनेशनल वाटर्स पहुंचते ही हम हेलीकॉप्टर से घर लौटे। ऑफिस आकर मैंने स्काईलाइन देखी, पर वो आंखों को चुभ रही थी। तभी मेरा फोन बजा। माँ, आप अचानक क्यों आ गईं? मैं आपको लेने आ सकती थी। माँ, जैक को दक्षिण में जमीन मिली है। वह रिसोर्ट बनाना चाहता है, पर $100 मिलियन कम है। पैसे मेरे कार्ड पर भेज दो, मैं ट्रांसफर कर दूंगी। फिर वही पैसे की बात। बचपन से ही उसने मुझे हमेशा पैसों के लिए ही फोन किया है। मुझे लगा मैंने उसे बिगाड़ा है, इसलिए अनदेखा किया। पर अब समझ आया कि उसे पता था वो मेरी बेटी नहीं है, इसीलिए वो बेझिझक मुझसे लेती रही। वे सब मिलकर मुझे पूरी तरह से खाली कर रहे थे। लेकिन इस बार मैंने हाँ नहीं कहा। $100 मिलियन कम नहीं होते। कल घर आओ, मिलकर बात करते हैं। ठीक है, कहकर लूसी ने फोन काट दिया। मैं ठंडी हंसी हंसा। मेरा बदला शुरू हो चुका था। अगले दिन दोपहर को वह मेरे लिविंग रूम में आई और मेरे सामने दस्तावेजों का एक बंडल सरका दिया। माँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट लाई हूं, बस साइन कर दीजिए। वह मुस्कुराई, जबकि मैंने काली चाय की चुस्की लेते हुए उसे गौर से देखा। वह सुंदर थी, पर मुंह जैसी नहीं। टॉम ने मुझे 16 साल तक उसका बच्चा पालने पर मजबूर किया था। मैंने कप रखकर उससे पूछा, कोई जल्दी नहीं? तबीयत कैसी है? तुम ठीक नहीं लग रही। शायद कल रात जैक के साथ देर हो गई थी। तुम बचपन से कमजोर हो। 9 साल की उम्र का वो बुखार जानलेवा था। हाँ, पापा ने दिन रात जागकर मुझे संभाला था। उसे पता था कि मुझे टॉम से नफरत है, फिर भी उसने जानबूझकर उसका जिक्र किया। तुम्हारी कमर के नीचे जो टैटू है, क्या तुमने हाल ही में उसे दिखाया है? नहीं, वो ठीक है। अपनी शर्ट उठाओ, मुझे दिखाओ। माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। दिन के बीच में ऐसा करना थोड़ा अजीब है। अनिच्छा से उसने अपनी शर्ट उठाई, जिससे उसकी पीली कमर पर बना टैटू दिखाई देने लगा। मैं पास झुक गई। रेखाएं और रंग गहरे थे, पर किनारों पर धुंधलापन था। ये आधुनिक मशीन से बनी हस्तलिपि की नकल थी। चाहे कितना भी असली दिखे, वह नकली था। शर्ट नीचे करो। माँ, जमीन के सौदे का क्या हुआ?
जैक से कहो वो खुद बात करे। लूसी ठिठक गई। उसे इनकार की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जैक बहुत व्यस्त है। तो समय निकाले। व्यापार में लोग खुद पैसे मांगते हैं, हम चैरिटी नहीं है। मैं थक गई हूं, तुम जाओ। लूसी का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने बहस करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपना बैग उठाया और गुस्से में बाहर निकल गई। उसके जाते ही डेविड का फोन आ गया। बॉस, हमें टॉम से एक थाई अकाउंट में बड़ी रकम ट्रांसफर होने का पता चला है। ये एक अंडरग्राउंड मनी लॉन्ड्रिंग गैंग का है। हमें यह भी पता चला कि जैक 3 साल पहले वहीं गया था। जिस जगह वह गया था वही ब्लैक मार्केट इलाका है जहां उस युवती को रखा गया था। फोन रखने के बाद मैंने अपनी दराज खोली और एक लोडेड ब्राउनिंग पिस्तौल निकाल ली। टॉम, जैक और लूसी, इन दरिंदों ने मेरा फायदा उठाया और मेरी बेटी को बर्बाद कर दिया। अब हिसाब का वक्त था। मैंने आईसीयू का दरवाजा धकेला। वहां मेरी बेटी लेटी थी। मैंने उसे एमी नाम दिया। दुआ है कि उसका अतीत खत्म हो और नई शुरुआत हो। युवती की हालत सुधर रही है, पर सदमा गहरा है। वह किसी को पास नहीं आने देती, नर्सों को भी नहीं। उसे रोज सिडेटिव्स देने पड़ते हैं। डॉक्टर को भेजकर मैंने उसका हाथ थाम लिया। मेरा दिल दर्द से मरोड़ गया। क्या हो गया उस छोटी बच्ची को जो एक इंजेक्शन पर आधा दिन रोया करती थी? तभी मेरा फोन बजा। ये मेरे असिस्टेंट का मैसेज था। मैडम, युवती बाहर हंगामा कर रही है। वह अंदर आना चाहती है। उसे अंदर आने दो। लूसी ने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस जगह को ढूंढ लूंगी। कुछ ही मिनटों बाद वह दरवाजा जोर से खोलकर अंदर आ गई। माँ, आप ऐसी जगह पर क्या कर रही हैं? उसकी आवाज अचानक थम गई। उसकी नजर बिस्तर पर लेटी महिला पर पड़ी और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो कौन है? कौन है वो? तुम उसे नहीं जानती? नहीं। मैं ऐसी औरत को क्यों जानूं? सच में? शायद दूर होने की वजह से देख नहीं पा रही। इधर आओ, देखो इसे। छोड़ो मुझे। माँ, क्या आप पागल हो गई हैं? आंखें खोलकर इसे देखो। मैं सच में उसे नहीं जानती माँ। नहीं जानती? कोई बात नहीं, जान जाओगी। जैक और टॉम को कल मेरे ऑफिस लाना, वरना अंजाम बुरा होगा। वो शर्म से भाग गई और मैं मुस्कुरा दी। एमी सिसकने लगी। डर मत, माँ है यहाँ। जिसने तुझे चोट दी मैं उनसे पाई पाई का हिसाब लूंगी। उसने मेरा हाथ दबाया और मेरा गुस्सा और भड़क उठा। अस्पताल के बाहर बारिश और तेज हो गई थी। मार्क ने मेरे लिए छाता खोला और कार का दरवाजा भी। बॉस, जैक कुछ कर रहा है। उसने पूरी सुरक्षा जुटा ली है और टॉम को हवेली ले गया है। उसने एक विदेशी खाते से भी संपर्क किया है। मैंने धुंधली खिड़की से देखते हुए उस खाते पर नजर रखने को कहा। साथ ही फाइनेंस से जैक के हर कर्ज की फाइल निकलवाओ। कल सूर्यास्त तक उनका कैश फ्लो बंद हो जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि वे जान लें कि असली ताकत के सामने उनकी छोटी छोटी चालें कुछ भी नहीं है। अगली सुबह मैं कॉन्फ्रेंस रूम में बैठी थी जब दरवाजे जोर से खोले गए। जैक कई बॉडीगार्ड्स के साथ अंदर आया और टॉम पीछे छिपा था। मार्क ने जैक पर बंदूक तानी, पर मैंने हाथ उठाकर उसे नीचे कराया। जैक ने एक कुर्सी खींची और मेरे सामने बैठ गया, जैसे माहौल में कोई तनाव ही न हो। उसकी आंखें ठंडी और क्रूर थीं, जैसे झाड़ से भरी तलवारें सीधे मेरे चेहरे की ओर तनी हों। सासू माँ, इतना गुस्सा मत होइए। हम एक ही परिवार हैं। शांति से बैठकर बात करते हैं। तुम्हारे साथ कौन परिवार है? टॉम, हरामी, अब वक्त आ गया है कि हम अपना हिसाब चुकता करें, है ना? बिना सबूत के मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। हमारे बीच कौन सा कर्ज हो सकता है? सासू माँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कल लूसी बहुत बुरी तरह घबरा गई थी। कोई अजनबी औरत लाकर उसे डराना बिल्कुल गलत था। अजनबी औरत? 3 साल पहले तुमने थाईलैंड के ब्लैक मार्केट में बॉस को 20 लाख देकर कहा था कि वो उसके साथ जो चाहे करे, बस वो जिंदा रहनी चाहिए। याद है वो? सासू माँ, आप क्या कह रही हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरे परिवार के पैसे बंद करने हैं तो सीधा कहिए। बेकार की कहानियां बनाने की जरूरत नहीं है। हम अन्ना ग्रुप जितने ताकतवर न हो, पर इतने कमजोर भी नहीं है। सामूहिक विनाश? क्या तुम काबिल हो? कर दो। वाह सासू माँ, एक आदेश से मेरा परिवार बर्बाद कर देंगी। 5 मिनट बाद फोन बजा। क्या? शेयर गिरकर सस्पेंड हो गया? सप्लायर्स ने शिपमेंट रोक दी? अन्ना, पागल हो क्या? हमें बर्बाद करके क्या मिलेगा? मुझे खुशी मिलती है। तुम्हें लगा तुम मुझे हरा दोगे? अभी एक चाल बाकी है। ये बातें सुनकर मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाई। फिर मैंने ताली बजाई। डेविड अंदर आया और जैक के सामने एक फाइल बैग फेंक दिया। जैक जैसे ही जम गया, मानो उसे पहले से ही पता था कि अंदर क्या है। फिर उसने कांपते हाथों से उसे खोला। ऊपर वाला पेज मेरे और लूसी के लिए डीएनए टेस्ट रिपोर्ट थी। उसी पल जैक का चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ गया। सच सामने आते ही टॉम घुटनों के बल गिर पड़ा और जमीन पर सिर पटकने लगा। ऐना, गलती हो गई। उस औरत ने उकसाया था कि बच्चों की अदला बदली से हमें दौलत मिलेगी। मुझे मत मारो। वो औरत कौन थी? बॉस, अस्पताल से खबर है कि छोटी मालकिन गायब है। उसे कहाँ ले गए? ऐना, तुमने जैक को बर्बाद किया, पर अपनी बेटी कभी नहीं ढूंढ पाओगी। अब तक उसे समंदर में फेंक दिया होगा। वो हंसने लगा। बताओ,